तो उनको लगता है कि मेरे ऑटोमेटिक वाइपर काम नहीं कर रहे हैं, या टाटा बहुत सी गाड़ियों में ऑफ करके टाटा छोड़ता है, मेरी गाड़ी में भी ऑफ था। मैंने तो एक्सेसरीज हमने सब बाहर से लगाई थी। जो आप इसके सीट कवर्स देख पा रहे हैं ये एलिगेंट के हैं। ये ऐसे नहीं, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि टाटा महिंद्रा लो क्वालिटी सेंसर्स यूज करते हैं। मेरा नाम अंकित रमोल है। ये वीडियो हम अपनी टाटा नेक्सॉन के जो हमने 3 वीडियोस अपलोड किए इससे पहले, फर्स्ट इंप्रेशन, सर्विस से लेके और 10,000 किलोमीटर चलाने के ऊपर हमने जो 3 वीडियोस बनाई है, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उन क्वेश्चंस का रिस्पांस देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। कुछ चीजें हमने आपके कमेंट्स में आपको रिप्लाई किया है, पर बहुत टाइम वीडियोस के थ्रू ज्यादा इफेक्टिव होता है, और आपने भी अप्रिशिएट किया है हमें कि आप वीडियोस के थ्रू बहुत सारे चीजों के आपको आंसर्स मिले हैं। तो ये वीडियो उसके लिए। चलिए हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हमेशा मेरे से रहता है माइलेज को लेकर। कुछ लोगों ने बोला कि आपके यहाँ ट्रैफिक कंडीशन लाइटली होगी, इसलिए आपको माइलेज 14-15 दे रही है। मैं आपको बता दूं, मैं जब इसको हैवी ट्रैफिक में भी चलाया है तो उसने मुझे कभी 12 से नीचे माइलेज नहीं दिया है। जो दिल्ली, गुड़गांव जैसे जगह पे रहते हैं, जो हैवी ट्रैफिक जहाँ यूज करते हैं, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि गाड़ी आपको आपको नॉर्मल हैवी ट्रैफिक में भी 12 से नीचे आप इसको नहीं देगी आपको गाड़ी। और हाँ, हाईवे पे जाता है 17-18 तक जाती है। ये मेरा खुद का क्लेम किया हुआ माइलेज है। दूसरा क्वेश्चन हमेशा था कि सर्विस के बाद इसका माइलेज कैसा रहा। तो मेरा स्टार्टिंग से ही माइलेज अच्छा था, सर्विस के बाद कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। हाँ, इम्प्रूवमेंट गाड़ी की परफॉर्मेंस में रहती है सर्विस के बाद। तो आप मान लीजिए कुछ 1 किलोमीटर का फर्क पड़ा होगा, तो जैसे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ा पर लीटर में। तो सर्विस से पहले भी मुझे उसने अच्छा माइलेज दिया। जिनको वो कहते हैं कि आपको रिफाइन करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। गाड़ी स्टार्टिंग से आपको अच्छा माइलेज देना चाहिए, या आप सर्विस के बाद 1 किलोमीटर का ज्यादा फर्क पड़ा होगा। कुछ लोगों की प्रैक्टिकल क्वेरीज थी कि हमारी गाड़ी में ऑटो वाइपर्स हैं पर नहीं चल रहे हैं, काम नहीं करते हैं वो बारिश के समय में, तो मैनुअली इसको कैसे चलाएं। देखिए, अगर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आप ये देख पा रहे होंगे सामने, ये एक डॉट बना है, दूसरा डॉट बना है, लाइन बनी है, फिर एक ऑटो बना है, फिर ऑफ बना है, फिर रियर वाइपर का इंडिकेशन समझिए। सबसे पहला है मैनुअल, ये मैनुअल हाई स्पीड में चलाने का है। फिर सेकंड है हल्की लो स्पीड में मैनुअल, फिर ये ऑटो है। तो अगर हम इसको जिस जगह पे इसको सेट करेंगे उसके हिसाब से, उस नॉब के हिसाब से वो चलेगा। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं सोच लीजिए आपने सबसे ऊपर कर रखा है, ये आप मान लीजिए, तो ये मैनुअल पे सबसे तेज चल रही है इस टाइम पे वाइपर। सेकंड वाले में देखते हैं, हमने ऐसे किया, तो अब सेकंड वाला, अब दिखाइए सेकंड वाले में ये लाइट चल रहा है, लाइट हो गया। अब आ जाइए ऑटो में। ऑटो में क्या होता है, इसके बाद जब 2 मैनुअल निकल जाते हैं और तीसरे में आपने सेट किया, ये सेट किया, तो ये ऑटो होता है। अगर आप इसमें सेट करके रखेंगे तो ये जब बारिश आएगी इसमें पानी फेंका जाएगा तो ये चलेगा, और ये ऑटो पे काम करता है। ठीक है, ये ऑटो हो गया। उसके बाद नीचे है ये ऑफ, का मतलब है ना तो ये मैनुअल पे चलेगा ना ये ऑटो पे चलेगा। अब जब भी बारिश आएगी और आपने इसको ऑफ कर रखा है, तो लोग बोलते हैं कि मेरे ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं चल रहे हैं। तो ये ऑफ रीजन होता है कि लोग अपनी सेटिंग सही पे नहीं रखते, तो वो ऑफ में रखते हैं। तो उनको लगता है कि मेरे ऑटोमेटिक वाइपर काम नहीं कर रहे हैं, या टाटा का कुछ लैग है। ये लैग नहीं है, हमारी खुद की कस्टम सेटिंग्स होती है जो हमने छेड़ा होता है, जिस वजह से ऑटो वाइपर्स ऑफ हो रखे होते हैं। सिमिलरली ये इसमें ऑप्शन है, देखो ये इसमें ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन है स्पीड का, ये ऑटो है। अगर आपने इसको आपने ऐसे सेट किया हुआ है, इस जगह पे सेट किया हुआ है, इस जगह पे, तो ऑटोमेटिक है, ये स्पीड अपना आप चलेगी, ऑटोमेटिक चलेगी स्पीड। मतलब बारिश जब तेज होगी तो अपना आप ही उसको वाइपर्स को, अगर आपने दोनों ऑटोमेटिक में रखे हुए ऑटो, तो स्पीड आप में चलेगी। अब अगर आपको स्पीड ऑटोमेटिक नहीं करनी है और तेज करनी है, तो आप इसको ऐसे 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 कर सकते हैं। जो सबसे लास्ट वाला थिकेस्ट का मतलब ये सबसे ज्यादा स्पीड में चलेगा। ये अब मैनुअल स्पीड बना कर दिया मैंने। ऑटोमेटिक तो वाइपर चलेंगे, पर ये ऑटोमेटिक में हमेशा तेज चलेंगे। तो मैं बेसिकली इसको ऑटोमेटिक पे ही रखता हूँ। तो ये भी मेरा ऑटोमेटिक है और स्पीड भी ऑटोमेटिक है। तो जब बारिश कम होती है तो धीरे चलते हैं, और जब बारिश तेज होती है तो अपना आप स्पीड हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको आपको शीशे साफ करने हैं, देखिए आगे को प्रेस करना होता है, इसको आगे को प्रेस, ये तो मतलब ऐसे आगे को। अगर आपको पीछे का वाइपर बिना पानी के करना है तो आपको ये इधर से नीचे को क्लिक करना है, और विद पानी करना है तो ये ऊपर को क्लिक करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं ऊपर को करूंगा तो ये पानी के साथ जाएगा। दिखाइए जरा पीछे प्लीज। आप नीचे को करेंगे, नीचे वाले का करेंगे ऐसे, तो ये आपका बहुत लोगों का लैग करता है एंड्रॉइड ऑटोस की। कुछ रीजंस हैं जो मैंने भी अभी रिसेंटली फेस किए। मेरे पास अभी MI का 11X Pro फोन था और S23 था। तो 11X Pro में मुझे कभी भी लैगिंग का इश्यूज नहीं आया।
S23 में आने लगा तो मैं आपका क्वेश्चन अच्छा समझा। रीजन क्या होता है कि हमारे फोन्स की सेटिंग्स में कुछ परमिशंस होती हैं जो हम फोन को नहीं देते। जैसे मैंने अपने S23 में उसको कॉल की, मैसेज की परमिशन नहीं दी थी, तो वो जब भी कोई कॉल या कुछ आ रहा था तो उसको लैग कर रहा था। जब आप ब्लूटूथ में जाएंगे और जैसे हमें आप देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स कनेक्टेड दिखा रहा है, आप सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ देखिए, देखो परमिशंस के ऊपर होता है। अब कॉल्स आपने मैंने ऑन किया है, ऑडियोज ऑन करा है, कॉन्टैक्ट करे, तो आप जो परमिशन आपने दे रखी है उसको, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपने कॉल्स बंद कर दिया, कॉन्टैक्ट एक्सेस बंद कर दिया, तो वो लैग करता है। आप जो चीजें आप उसको परमिशन देंगे तो वो उसके ऊपर होता है। अब एक तो आप अपनी परमिशन आप अपने मोबाइल से देखी रखिए, सेकेंडली कि इसको कैसे स्विच कर सकते हैं ऑटो एंड्रॉइड से ब्लूटूथ में। फिर वो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर, देखिए ये एंड्रॉइड ऑटो की स्क्रीन आती है। जब आपका एंड्रॉइड ऑटो आपको ये ब्लूटूथ में स्विच करना है तो किनारे पे होम बार में जाइए, ये बटन दबाइए। अब यहाँ पे आपका फोन दिखा रहा होगा कनेक्टेड, इसके टॉप में जाइए, फोन सेटिंग में जाइए। फिर आप अपने फोन को यहाँ देख सक रहे हैं, जैसे मेरा S23 है तो मेरा S23 यहाँ पर मैंने सेटिंग्स में गया। अब ऑप्शन आ रहा है डिस्कनेक्ट, या एंड्रॉइड डिस्कनेक्ट कर देगा, या स्विच टू ब्लूटूथ। आपने पूछा था कि ब्लूटूथ में कैसे करना है, तो मैं आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यस कीजिए। अब सिर्फ ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, ये सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से इसको वापस स्विच टू एंड्रॉइड और स्विच टू ब्लूटूथ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ इन्होंने दे रखा है मैनेज डिवाइस के अंदर। एक क्वेश्चन पार्किंग को रिलेटेड भी था कि रियर पार्किंग का तो कैमरा अच्छे से बताता है, फ्रंट पार्किंग के टाइम पे ये कैमरा सेंसर्स काम नहीं करते। तो उसका एक रीज़न है कि पता नहीं क्यों टाटा जो फ्रंट पार्किंग के सेंसर्स होता है उसको ऑफ करके सेटिंग्स में छोड़ के रखता है। वो क्यों करता है मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। तो उसको आप ऑन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाइए, क्विक सेटिंग्स में जाइए। फिर यहाँ पर आया है ड्राइवर असिस्टेंस, ड्राइवर असिस्टेंस को खोलिए। फिर आप यहाँ पर ना ये ऑप्शन है फ्रंट पार्क असिस्ट और लो स्पीड एक्टिवेशन, इसको ऑन कर दीजिए। ये डिफॉल्ट बहुत सी गाड़ियों में ऑफ करके टाटा छोड़ता है, मेरी गाड़ी में भी ऑफ था, मैंने इसको फर्स्ट डे ऑन किया था। इसके बाद आप इसमें टोन्स भी सेट कर सकते हैं कि आपको वॉल्यूम अपनी कितनी चाहिए। तो मैंने अपनी पार्किंग असिस्टेंट टोन 5 ही कर रखी है, सफिशिएंट होता है 4 से 5। ठीक है, और पार्किंग असिस्टेड डिले टाइमर 0 सेकेंड, मतलब ये आपको एकदम हैप्टिक रिस्पॉन्स देगा उसका। सिमिलरली ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर बहुत लोगों का ऑफ होता है, इस चक्कर में वो काम नहीं कर रहा होता, तो हम यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये 2 फीचर्स आपको यहाँ से ऑन करने हैं। इसी के साथ अगर आप बैक जाओ करेंगे हम इसको, तो आपको दिखेगा लाइट्स का भी इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि अप्रोच लाइट को आप कितनी देर के लिए ऑन कर के रखना है, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड। तो मैंने अपने में 60 कर रखा है। इवन DRL का भी यहाँ पर ऑन ऑफ का है कि आप जब गाड़ी ऑफ रहे तो DRL कितनी देर के लिए चले, तो ऑन ऑफ रहे, मतलब ये मेरा ऑन है। अगर आपको अपने DRL डे लाइट में नहीं चलाने हैं बिना उसके, तो आप ऐसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये सब आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम कुछ लोगों ने पूछा था कि क्रिएटिव प्लस, आपने क्रिएटिव प्लस ही क्यों लिया, तो मैंने पिछली बार कुछ ऑप्शन ऐसे बता दिए थे कि जो लोअर मॉडल्स में भी है, तो मैंने भी रिव्यू किया। हाँ, जैसे ऑटो वेपर S+ मॉडल्स में ये दे रहे हैं सारे, मतलब स्मार्ट हो या प्योर एस हो, तो ये सब उनमें भी आ रहा है। तो इसमें क्या अलग था जो क्रिएटिव S+ में था, तो मैं इसमें बताना भूल गया कि जैसे आपका स्टार्ट इंजन स्टॉप बटन है, ये इसमें है, जो इसमें ही स्टार्ट होता है। ये क्रिएटिव प्लस से स्टार्ट होता है। ये टॉप माउंटेड रियर वाइपर, ये इससे नीचे वाले उसमें नहीं है, ये उन्होंने हिडन रखा है। इसके अलावा ये रियर कैमरा जो दिख रहा है, ये 360, ये इसमें स्टार्ट होता है, ये इसको मिलता है। रियर गार्ड जो हमने लगा रखा है, ये लीगल है कि नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लीगल है एकदम, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा क्रिएटिव प्लस में ये क्रूज कंट्रोल के जो फीचर्स हैं, जो यहाँ पर इन्होंने राइट साइड में दे रखे हैं, ये भी इसमें इसी से स्टार्ट होते हैं क्रिएटिव से। तो ये भी हमारे पास एक है, बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप उसको 60, 70, 80 हाईवे में सेट कर दो तो अपना आप गाड़ी चलती है, और बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। फंक्शन है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का, जो सी से शुरू होता है। अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में चली गई है। ये अपने हिसाब से उसका टेम्परेचर मेंटेन करेगा, कब इसको ज़्यादा ठंडा करना है, कब कम करना है, ये अब ये ऑटोमेटिक मेंटेन करेगा। इसमें एक फीचर है। जो सबसे मेन फीचर मुझे इसमें लगा है वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो क्रिएटिव से स्टार्ट होता है। जब आप देख सकते हैं जो उसके टायर की जो उसकी हवा है वो उसकी बताता है कि कितनी कितनी होनी चाहिए। मेरा बेसिकली आगे मैं थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ और पीछे का, तो मेरा अपना है उसका, तो वैसे मैं 33 रखता हूँ तीनों चारों का। तो ये आप इससे यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है सेंसर से, जो आपको बता सकता है कि आपकी गाड़ी में हवा कितनी है। ये बहुत जरूरी है हवा चेक करना।
किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि टाटा महिंद्रा लो क्वालिटी सेंसर्स यूज करते हैं, तो मेरा मानना है, अगर मैं उसकी बात से एग्री या डिसएग्री करूं, टाटा और महिंद्रा सेंसर्स के मामले में पीछे और आगे दो दो सेंसर्स लगाती है। बेसिकली आजकल होंडा या जो प्रीमियम गाड़ियां हैं वो सेंसर्स थोड़ा ज़्यादा लगाती है, तीन तीन लगाती है। देखिए उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि जब जिसमें तीन सेंसर्स होंगे उसके किनारे ये सेंसर्स एकदम पीछे का कवर करेगा, पर अगर कुछ चीज़ें किनारे में भी है तो किनारे में भी सेंसर्स उनके अच्छे काम करते हैं। इसके बुरे काम करते हैं ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसके भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो मैं सेंसर्स के मामले में पूरा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप में से एक का क्वेश्चन था कि जब मल्टीमीडिया है वो ऑफ करने के बाद जब उसको डोर्स खोलता है तो ऑफ नहीं होता है, ऑटोमेटिक वो मेरा उसने कनेक्ट कर दिया, गाना चला। अब मैं इसको दोबारा बंद कर रहा हूँ, मेरा अब मल्टीमीडिया ऑफ हो गया दरवाजा खोलते ही। तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। आप देखिए आप क्या गलत कर रहे हैं। आप में से किसी का एक क्वेश्चन था कि हिली एरियाज में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैं खुद देहरादून में रहता हूँ, आपको बताया देहरादून काफ़ी ऊपर है एल्टीट्यूड में, और हम हिली एरियाज के आसपास रहते हैं। तो यहाँ पर मसूरी और क्या बोलते हैं जितने हिली एरियाज हैं वो आसपास है, और हमें लेके जाना पड़ता है, तो मुझे पावर लैगिंग कभी नहीं मिली। आप बेफिक्र कहीं भी जा रहे हैं इसको लेके जा सकते हैं, आपको कोई इश्यूज नहीं आएगा। तो ये मैंने नवंबर 2023 में ली थी, तो आपको पता है उस टाइम लॉन्च हुई थी, तो हमको कोई डिस्काउंट नहीं मिला था। हमारे प्राइस इस तरह से थे कि शोरूम प्राइस 12,10,000 था। हमने हमको जो ऑफर किया गया था इंश्योरेंस वो करीबन 55,000 का था, जो मैंने उसको सेटल किया 40,000 में। कुछ चीजें उसमें से हटाई थी, सारी जो बेसिक नीड चीजें थी वो रखी थी इंश्योरेंस में, तो आप भी कर सकते हैं। सेकेंडली जो हमारा रोड टैक्स था उत्तराखंड देहरादून का, वो 1,26,000 पड़ा था। ये स्टेट टू स्टेट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिफर होगा। उत्तराखंड का UK07 का रोड टैक्स नेक्सॉन का 1,26,000 था। इसके अलावा हमने इसमें 15,000 की सेरेमिक कोटिंग करवाई थी जो मैंने दी थी। एक मैंने आपको कमेंट्स में किसी को लिखा था कि मिसलेनियस 10,000 रुपये था, वो था TCS, सॉरी TCS जो आपको रिक्लेम हो जाता है। तो मुझे 14 लाख की गाड़ी पड़ी थी, जो मैंने 10,000 का जो TCS था वो मैंने जब अपना इनकम टैक्स भरा था वो उसको मैंने रिबेट करवा लिया था। तो ये गाड़ी मुझे उस टाइम 14 लाख की पड़ी थी। आज की डेट में इसकी प्राइस कम होनी चाहिए क्योंकि लॉन्च हुए हुए काफी टाइम हो चुका है, तो आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए इस पे। एक्सेसरीज को लेके क्वेश्चंस थे, मुझे इसके साथ कोई एक्सेसरीज नहीं मिली थी जब मैंने इसको खरीदा था, तो एक्सेसरीज हमने सब बाहर से लगाई थी। जो आप इसके सीट कवर्स देख पा रहे हैं ये एलिगेंट के हैं। ये एलिगेंट के मैंने हमारे यहाँ सेलाकोई में इसकी फैक्ट्री है, तो मैंने उसकी फैक्ट्री से ही लिए थे। ऑनलाइन मुझे ये 13-14 हज़ार रुपए के दिख रहे थे, जो मुझे ऑनलाइन जो मैंने उसके एजेंट से पता किया तो उन्होंने मुझे इसको 9 से 10 हज़ार रुपए डिस्काउंट में लगा के दे रहे थे। जब मैंने फैक्ट्री से डायरेक्ट लिए तो मुझे ये 6,000 इंस्टॉलेशन के साथ मिला था 6,000 रुपए में, तो उन्होंने इंस्टॉल करके दिए 6,000 में। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, बाकी क्योंकि मुझे फैक्ट्री से मिला था। ये जो आर्म रेस्ट है ये हमने लोकल परचेज किया है देहरादून प्रिंस चौक के पास। कार्स एक्सेसरीज की काफी शॉप्स है, उनमें से एक था जिससे हमने खरीदा है। तो ये हमारा ओपन हो जाता है। ये इसको आप फ्लिपकार्ट में भी देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट में भी ये आप उसमें टाइप कीजिए BMW आर्म रेस्ट करके डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा। इसमें एक पीछे बॉटल रखने का है, ठीक है। इसमें आपको ये है, इसको बंद करना होता है, हल्का सा क्लिक करना होता है। इसमें आराम से आपका देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको एक फोन, आराम से 2-3 फोन आ सकते हैं, पर्स आ सकता है। इसमें बहुत जगह है, सफिशिएंट स्पेस है इसमें रखने के लिए, मतलब ना। तो इसमें आप अपने 2 फोन पर्स आराम से रख सकते हैं। प्लस इसमें 4 USB पॉइंट्स इधर हैं और 4 USB पॉइंट्स पीछे है। तो पीछे वाले के लिए भी USB है। आगे चलता कैसे है इसका, इन्होंने यहाँ पर एक वायर दे रखी है। वायर ये आप दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये वायर आपको कुछ नहीं करना होता है, ये आपको अपने वाले जो आपको वायर दे रखी है उसमें आपको इसको प्लग इन करना है यहाँ पर इस जगह पे, और इसको फिर एक वायर आपको यहाँ प्लग इन करना है। बाकी सारे आपके जो USB पॉइंट है चार्जर के लिए काम करेंगे। प्राइस हमें इस आर्मरेस्ट का पड़ा था 1,500 रुपये। मुझे जो लगता है कि ये काफी ठीक है। बस इसमें एक डिसएडवांटेजेस किसी को लग सकती है, मुझे नहीं लगती है। इसकी हाइट थोड़ा ज्यादा है, इसकी हाइट थोड़ा नीचे से ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया यहाँ पर इसका पूरा पहले उसको वो दे रखा है बनाने के लिए ये पूरा। पर इसमें प्लस पॉइंट भी है कि आगे पीछे हो जाता है, ये फ्लेक्सिबल है, ये आगे पीछे इधर भी मुड़ जाता है इधर भी मुड़ जाता है। पर थोड़ा सा किसी को हाइट ज्यादा रह सकती है इसकी, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, क्योंकि मेरे तो चलाने का स्टाइल ऐसे है गियर शिफ्टिंग करने का, पर किसी को ये हाइट ज्यादा रह सकती है। आप लोगों में से काफी के क्वेश्चन थे कि अब 3XO भी लॉन्च हो गई है, तो क्या हम नेक्सॉन की तरफ जाएं या 3XO जाएं। तो मैं अभी कहना चाहूंगा आपको कि दोनों ही बढ़िया कार है, दोनों का ही अपना मार्केट है, दोनों ही बढ़िया चलती हैं, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर मैं नेक्सॉन की प्रॉज की बात करूं तो इसके अंदर इसकी 7 साल की जो इन्होंने गाड़ी चल रही है, इतने
सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, तो वो है। प्लस इसमें ज्यादातर चीजें ग्लिच नहीं करती हैं, जो मैंने 3XO में सुनी है। 3XO में बहुत ज्यादा ग्लिच है कंपेयर टू नेक्सॉन। देखो, गाड़ी में ग्लिच होना आम बात है। अच्छी चीज की एक अपनी चीज होती है कि अच्छी क्वालिटी कैसे पता चलती है कि वो ऑटोमेटिक अपने आप को, जब वो ठंडा होगा या ठीक होगी तो वो अपने आप को ठीक कर देगी, उसको कहीं मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं होती, जो मुझे नेक्सॉन में कभी नहीं लगी। हाँ, मुझे मल्टीमीडिया में महीने में एक बार या 360 में 4-5 महीने में एक बार ग्लिच किया है, पर सुबह अगर ग्लिच किया और शाम को जब मैं ऑफिस से निकला हूं तो ग्लिच मुझे गायब मिला। मुझे कभी से मैकेनिक या सर्विस इंजीनियर में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोस में, जब आप गाड़ी आइडल कंडीशन में करते हैं तो आपको नॉइस सुनाई देती है। देखो, इंजन की नॉइस आपको आ रही है क्योंकि इसमें टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन पावरफुल इंजन होते हैं। ये मारुति के इंजन की तरह या होंडा के इंजन की तरह नहीं है कि ये कैबिन में नॉइस ना करें। स्पोर्ट्स कार की तरह है, इनका थोड़ा नॉइस आता है हल्का हल्का। तो ये है, इसमें वाला सीन नहीं है जो पुरानी टाटा की गाड़ी में होता था कि ऐसे हिल रहा है ऐसे हिल रहा है। ये एकदम नहीं है, बस में हैप्टिक हल्का सा वाइब्रेशन आपको लगेगा, पर आपको जब छूओगे तो आपको एक फील आएगा गाड़ी से। ये हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना कि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की तरह लीजिए। ये हम इसका कोई गाड़ी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो सकता है। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये हम 12,000 किलोमीटर कंप्लीट होने पे बना रहे हैं। अब हमारी गाड़ी को 2 महीने रह गए हैं फाइनल सर्विस के लिए, जो 1 साल में होती है। अभी तक का हमारा सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हम इसकी जो 1 साल वाली सर्विस है उसका भी एक वीडियो बनाएंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे, और हम बताएंगे अपना फीडबैक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।